हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आया हूँ यूपी टेट 2022 का जूनियर लेवल का पेपर। तो ये जूनियर लेवल का मनोविज्ञान का पेपर है। चलिए इसमें आए हुए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है निरीक्षण, दूसरा है बहिर्दर्शन, तीसरा है प्रयोगीकरण और चौथा है अंतर्दर्शन। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो है अंतर्दर्शन। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नंबर 1 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नंबर 2 व्यवहारवादी सिद्धांत, नंबर 3 मनोलैंगिक विकास, नंबर 4 सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। अधिगम्य पठार निम्न में से किस कारण बनता है? ठीक है। नंबर 1 थकान के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा, नंबर 3 रुचि के द्वारा, या नंबर 4 परिपक्वता के द्वारा। तो अधिगम्य जो पठार होता है वो किसके कारण बनता है? इसका आंसर है परिपक्वता के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सीखना जो है वो पूरी उम्र चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो है वो प्रगति रुक जाती है कभी कभी। तो इसका कारण जो है वो क्या है? इंसान का जो है मानसिक या शारीरिक रूप से परिपक्व ना होना है। तो इसी को हम पठार कहते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र, इस टेस्ट दर्पण चित्र होता क्या है? इस टेस्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि जो नई नई सिचुएशंस आ रही है, नई कंडीशंस आ रही है, तो उनमें जो इंसान व्यक्ति जो बात सीख रहा है वो कितनी उसके लिए उपयोगी है। तो इसके लिए दर्पण चित्र परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, या अधिगम की गति को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अधिगम अंतरण। नंबर 5 क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अभिक्षमता के मापन के लिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए, अभिरुचि के मापन के लिए, नंबर 4 बुद्धि के मापन के लिए। अब क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो है होता क्या है? इसमें बादल की आकृति के रूप में जो है व्यक्ति अपनी सोच और जो है जो उसकी फीलिंग्स है, जो सोच है, उनको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इसको जो है वो क्या बोलते हैं? हम क्लाउड पिक्चर परीक्षण है। ठीक है। और ये किसके मापन के लिए यूज़ होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? एक बच्चा 5 साल का है लेकिन जो उसका दिमाग है वो 8 साल के बच्चे का है। मानसिक आयु उसकी 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? इसके लिए फार्मूला है हमारे पास। पहले मानसिक आयु ऑब्लिक वास्तविक आयु, यानी मानसिक आयु उसकी अधिक है 8 है, ऑब्लिक यानी डिवाइड करेंगे 5 से। मानसिक आयु 8 है और जो वास्तविक आयु है 5 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 160। इनमें से कौन सा IQ स्तर मानसिक बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? जो मानसिक बुद्धि के बालक हैं उनका प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है 50 to 69। अगला क्वेश्चन, मेशा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो मेशा का जो इंक ब्लॉक टेस्ट है इसमें स्याही के धब्बों की मदद से जो है वो किसी व्यक्ति के जो है वो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी और उसकी जो मानसिक अवस्था है यानी मेंटल स्टेट का जो है उसकी स्टडी की जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आंसर नंबर 4 व्यक्तित्व। यह विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति यानी कि फॉरगेटिंग, भूलने का। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, या नंबर 4 सीखने में कमी। तो फॉरगेटिंग का जो रीज़न है वो क्या होता है? स्मरण करने की इच्छा, यानी कि ये इसका रीज़न नहीं है। स्मरण करने की इच्छा उसका रीज़न नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धत को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? संख्यात्मक पद्धत यानी कि जो हमारी जो आंकड़े हैं उन्हें जो है पद्धत करना
विभाजित करना, डिवाइड करना, प्रेजेंट करना, उनको कंपेयर करना, उनकी व्याख्या करना। इस सबसे जो संबंधित विज्ञान है वो है सांख्यिकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? ये सारे परीक्षण हैं, तो इसमें जो है 16 PF इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हमें 4 संख्या दी है क्वेश्चन नंबर 12 में, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है। मध्यांक इसका क्या निकलेगा, यानी मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे? जो इसमें आंकड़े दिए गए हैं 6, तो 6 आंकड़ों में जो इसके 2 संख्या बीच की दी गई हैं वो है 9 और 10। तो बीच की 2 संख्याओं को हम ऐड करेंगे, 9 + 10, और उसे क्योंकि 2 आंकड़े लिए हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 + 10 = 19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 9.5 यानी 9.5। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ का सिद्धांत दिया है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। आंसर नंबर 1 संवेदना, आंसर नंबर 2 संवेग, 3 चिंतन, या 4 संज्ञान। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति से संबद्ध जो होता है वो होता है आंसर नंबर 2 संवेग। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना या संवेदना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि परसेप्शन। आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? बर्टन हॉल ने, शोनेल ने, सिरिल बर्ट ने, या फिर गार्डन ने। तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है ऑप्शन नंबर 2 शोनेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता या फिर विश्वसनीयता। एक जो अच्छा टेस्ट होता है उत्तम परीक्षण, उसकी विशेषता जो है वो वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी भी है, वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है। तो जो इसकी विशेषता नहीं है वो है अभिक्षमता, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर 3 एप्टीट्यूड। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, नंबर 3 बहुत तत्व का सिद्धांत, या नंबर 4 एक तत्व का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 यानी कि द्वितत्व का सिद्धांत, बहुत तत्व का सिद्धांत और एक तत्व का सिद्धांत, ये सभी बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो कि बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यानी कि डक्टलेस ग्लैंड। तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ये सारी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। केवल इसमें लार ग्रंथि जो है वही हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। तो इसमें जो द्वितीय अवस्था है वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर 1 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेट। मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, चूहे में, बिल्लियों में, केवल कलाकारों में, केवल मनुष्यों में। तो मूल प्रवृत्ति जो है वो सभी प्राणियों में होती है तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसा नहीं है केवल चूहे बिल्लियों में पाई जाती है, या केवल कलाकारों में ही, या केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। ये सभी प्राणियों में पाई जाती है, जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। तो 6 से 14 बच्चों के लिए जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो शामिल है वो अनुच्छेद
21A के तहत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो क्रेशमर ने जो वर्गीकरण किया है वो गोलकाय में भी किया है, सुडोलकाय में भी किया है और लंबकाय में भी किया है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सभी इसमें सारे ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। टीईटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन करना है? जो टीईटी परीक्षा ली जाती है तो ये किस उद्देश्य के लिए, क्या मापन करने के लिए ली जाती है? क्या अभिप्रवृत्ति या फिर क्या अभिक्षमता या फिर मूल्य या फिर बौद्धिक अक्षमता? तो टीईटी का जो लेने का उद्देश्य है वो है अभिक्षमता, यानी कि एप्टीट्यूड के मापन के लिए टीईटी की परीक्षा ली जाती है। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? और अब ये एक सिद्धांत है संगणन का सिद्धांत, तो क्या ये अभिप्रेरणा की व्याख्या करता है, स्मृति की व्याख्या करता है, या फिर सृजनात्मकता की, या फिर अधिगम की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये व्याख्या करता है अधिगम की। निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, उसे प्रभावित करने वाला कौन से कारक है? क्या खेल तथा व्यायाम है, क्या वातावरण है, क्या इनमें से सभी हैं, या वंशानुक्रम है? तो शारीरिक विकास को जो है ये सभी प्रभावित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 3। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र निम्न में से क्या है? इनमें हमें 4 सूत्र दिए गए हैं, हमें इसमें सही ऑप्शन बताना है। अभी पीछे भी इस पर बात हुई थी क्वेश्चन नंबर 5 में शायद, कि एक बच्चे जो है उसकी मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है वो 5 वर्ष है। तो हमने क्या किया था, पहले हमने मानसिक आयु को ऊपर रखा था, वास्तविक आयु को नीचे रखा था। यानी कि मानसिक आयु जो है वो पहले रखी जाती है, ऊपर रखी जाती है, वास्तविक आयु इसके नीचे रखी जाती है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, मानसिक आयु ऑब्लिक वास्तविक आयु इंटू 100। अगला क्वेश्चन है, विचारात्मक चिंतन निम्न में से किसने दिया है? तो विचारात्मक चिंतन जो दिया है वो वुडवर्थ ने दिया है, रास ने दिया है, ड्रेवर ने दिया है, या फिर डीवी ने दिया है? तो विचारात्मक चिंतन जो दिया है वो दिया है डीवी ने, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? सामान्यकरण, प्रयोग, नंबर 3 कल्पना, या फिर अवलोकन? तो इसमें जो शामिल नहीं है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कल्पना। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना है। अगर हम कोई बात सीख रहे हैं तो हम उसे धारण नहीं कर पा रहे हैं या फिर पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये है ऑप्शन नंबर 4 फॉरगेटिंग, यानी कि विस्मरण। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आप आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।